हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पाठशाला। आई एम योर एजुकेटर नूर आलम। आज मैं आपके सामने संविधान के एक और टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम भारतीय संविधान के निर्माण की बात करेंगे। उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा उनकी बात करेंगे, किन किन समितियों का योगदान रहा उसकी भी बात करेंगे। कब से संविधान सभा का आरंभ हुआ और कब जाकर के उसका अंत हुआ, कब संविधान को पारित किया गया, कब भारत में उसे लागू किया गया, हम इन सभी की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो सन 1946 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने 3 सदस्यीय एक मिशन भेजा, जिसको कि कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। इसके 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इसके बाद भारत में इस मिशन के आने के बाद नेहरू जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया, जिसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 तय की गई। इसमें 296 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जिसमें से 213 सामान्य, 79 मुस्लिम और 4 सिख थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि मौजूद थे, उसमें लिए जाने थे। ये कहिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए, चुनाव भी कराए गए और इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। अब अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। इसका मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया। अच्छा, ये सभा या अधिवेशन संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो प्रथम सभा या अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। और इस प्रथम सभा में 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर स्थायी लिख दिया गया है, इसमें हम करेंगे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 11 दिसंबर 1946 की अगली बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 की अगर बात करें तो नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया उसकी 2-4 पॉइंट देख लीजिए। इसमें यह कहा गया कि हम भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ पर रहने वाले लोगों को शिक्षा, कानून, नौकरी आदि में समानता का अधिकार दिलाएंगे और किसी को भी जाति, धर्म या रंग या भाषा के नाम पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण, इसको आप ये कह दें कि संविधान की आत्मा है ये जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है। इसी के द्वारा हम भारत को एक बंधुत्व में बांधे रखते हैं, इसी के द्वारा भारत जो है बंधुत्व में बंधा हुआ है। इसीलिए भारत को कहा जाता है कि यहाँ इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और भी जब हम देशों की बात करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, तो इन जगहों पर ये सब विशेषताएं नहीं देखी जा सकती हैं जो भारत में विशेषताएं हमें देखने को मिलती है कि हर तरह के, हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं। और इसके बावजूद भारत में जो एकता है उसका स्वरूप आप दुनिया में कहीं भी नहीं देख पाएंगे। तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि इसमें संविधान का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें एक और फैक्ट आप ध्यान रखिए, ये जो चुनाव हुए थे आपके 1946 में संविधान सभा को लेकर के, इन चुनावों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार गए थे और उन्हें जो है संविधान सभा से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। लेकिन गांधी जी के दबाव के चलते नेहरू जी पर और पटेल जी पर, अन्य लोगों पर के आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज्ञान का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त की अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति और कोई नहीं था शायद उस दौर में। और भी रहे होंगे थोड़े बहुत, लेकिन जो उनको समझ थी समाज की कि कैसे समाज में ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज लेकर के आए, तो उन्होंने समाज को जिस तरह से बांट दिया था उसको कैसे एक
माले में परोना है उनको फिर से कैसे एक करना है, तो उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि उनका जो बचपन था, उन्होंने अपने बचपन में ही इन सारी चीज़ों का अनुभव कर लिया था कि कैसे निचली जाति को अपर कास्ट के लोग जो है वो बिल्कुल बहिष्कृत रखते हैं, गांव से भी बहिष्कृत रखते हैं। अगर धोखे से वो विद्यालय पहुंच जाते हैं तो उनकी शिक्षा जो है क्लास के कक्षा के बाहर होती है, उनको उस स्कूल के नल से या मटके से जो उस वक्त चलते थे उनसे पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। तो इन सभी बातों को खैर गांधी जी माइंड में लिए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो इनका बात कहें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से वो इस बात से प्रभावित थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है बहुत ही सहिष्णु व्यक्ति थे, उनके अंदर ज्ञान का भंडार था और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान को एक सही दिशा दे सकते थे। इसलिए गांधी जी ने दबाव बना करके उनको संविधान सभा में प्रारूप समिति में उनको स्थान दिलाया। तो चलिए उसी की हम बात कर रहे थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका जो है अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत की। पूरा संविधान बना करके 60 देशों के संविधान का बहुत मेहनत से अध्ययन करने के बाद में ये इन्होंने पूरा प्रारूप तैयार किया। इसके बाद इसका प्रथम जो वाचन है वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला और तीसरा जो वाचन था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। 24 जनवरी 1950 को सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसी दिन इस संविधान सभा को विघटित कर दिया गया और एक अंतरिम संसद के रूप में इसको बदल दिया गया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब इसका एक कारण आप ये समझ लीजिए कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 ने कांग्रेस ने ये तय किया था कि हम हर 1930 के बाद से जितनी भी 26 जनवरी आने वाली हैं उनमें पूर्ण स्वाधीनता मनाएंगे। तो इसलिए 26 जनवरी के दिन को ही संविधान को लागू करने के लिए चुना गया। अब कुछ और फैक्ट देख लीजिए। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया तो उसमें 350 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो अनुच्छेद 395 ही हैं, उसमें का, खा, गा इस तरह से बहुत सारे जोड़ दिए गए हैं जो 450 के आसपास पहुंचते हैं, लेकिन ये जो एक्चुअल गिनती है वो 395 है। भाग आपके 22 हैं और जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 हैं। हम इन सभी को अलग अलग डिस्कस करेंगे। भाग भी अलग टॉपिक, एक अलग वीडियो में सेशन में डिस्कस करेंगे, अनुसूचियों को भी अलग। उसमें वर्तमान में यहाँ पर 8 ही लिख दिया है, यहाँ पर आप 12 कर लीजिए, 12 अनुसूचियाँ हैं। अब इन सभी बातों के बाद आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि संविधान भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा कानून है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, हमें उन मूल अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपने भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। और इस हमारी एकता को तोड़ने वाली ताकतों से, चाहे वो देश के अंदर हों या देश के बाहर हों, उनसे लड़ना भी है। और इसके बाद में 51 का के अंतर्गत जो हमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनको भी पूरी ईमानदारी के साथ में हमें निभाना है, उनका आचरण करना है। हमें अपने संविधान, अपने तिरंगे, अपने भारत देश की मिट्टी और इसकी एक एक धरोहर का सम्मान करना है और उसकी रक्षा भी करनी है। यही संविधान का हमारे लिए संदेश है कि एक एक नागरिक जो है वो भारत के लिए कीमती है और हर एक नागरिक को देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। तो कोशिश करें कि कम से कम हमें हमारे मूल अधिकार पता हों, ताकि ये जो राज्य है, जो सरकार है, वो उन पे कुठाराघात ना करे, ना ही हमारे मूल अधिकारों के साथ में कोई छेड़छाड़ कर सके। इसके बाद हमें हमारे मूल कर्तव्य भी पता होने चाहिए कि हमें असल में अपने देश के प्रति किन कर्तव्यों का निर्वहन करना है और उन कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ देश के विकास में अपना एक अहम योगदान भी देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सेशन। इस सेशन में अगर कुछ कमी आपको दिख रही हो तो वो ज़रूर बताइए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि
हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। अब हम आपको मिलेंगे भारतीय संविधान के अगले टॉपिक में, या आधुनिक भारत के या फिर भूगोल के। और हमारी ये भी कोशिश है कि हम जल्द ही अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको जनरल साइंस की भी क्लासेस प्रोवाइड कराएं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। और इन सभी के साथ में इंग्लिश भी हम बीच बीच में आपको टॉपिक वाइज उसके भी क्लासेस देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हर एक नए टॉपिक को जल्दी से जल्द पाने के लिए। तो अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।